नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और अब हम लोग बात करने वाले हैं आकलन के महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया अधिगम की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी छात्रों का मूल्यांकन होने वाला था यानी कि हम बोल सकते हैं अंतिम मूल्यांकन, उससे पहले अगर हम लोग उनको अच्छे तरीके से पृष्ठ पोषण करें, उनको अच्छे से फीडबैक दें कि भाई आपको अपनी अधिगम क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या काम करना चाहिए, कौन से पक्ष हैं जिसके कारण से आपकी अधिगम क्षमता को अधिगम क्षमता प्रभावित हो रही है और सही से विकसित नहीं हो रही है। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग बता दें, जिसके लिए हमें असेसमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें आपका आकलन करना पड़ता है कि बच्चे का कौन सा पक्ष कमजोर है, कौन से विषय में वो कमजोर है, कौन सी चीज़ें वो अच्छा कर रहा है, कौन सी चीज़ों में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। इस तरह का जब हम लोग आकलन करते हैं और बच्चों को उससे परिचित कराते हैं फीडबैक के माध्यम से, तो बच्चा जो है, जो अंतिम मूल्यांकन होता है, जो अंतिम परीक्षा होती है, उससे पहले आवश्यक सुधार कर पाता है। तो ये जो है बच्चे की जो अभिवृद्धि होती है, ये जो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया होती है ना, शैक्षणिक विकास, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक जो भी चीज़ बात करें, अगर सही फीडबैक मिल जाता है तो उस क्षेत्र में बच्चा काम कर लेता है। अब देखते हैं कि यह मूल्यांकन का, ये जो हम लोग फीडबैक देते हैं ना, इसको हम लोग एक तरह से समझ लें तो ये आपका जो है इवैल्यूएशन का एक छोटा तरीका है। जी हाँ दोस्तों, इवैल्यूएशन का ही एक छोटा तरीका, मूल्यांकन का एक छोटा स्वरूप है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इसका फायदा क्या, आकलन का क्या महत्व है। तो इसके शैक्षिक महत्व निम्नानुसार है। देखते हैं हम लोग कि इसके शैक्षिक जो महत्व है वो क्या है। पहला है अधिगम के लिए गुणवत्तापूर्ण वातावरण का निर्माण करना। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट है, आप यहाँ से ना सोचें, यहाँ से ये पहला पॉइंट है। तो अधिगम के लिए गुणवत्तापूर्ण वातावरण का निर्माण करने के लिए। दूसरा, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। तीसरा है आपका शिक्षक एवं छात्र के स्व मूल्यांकन के लिए। अब जी हाँ दोस्तों, देखिए, एक शिक्षक के रूप में भी अगर आपका असेसमेंट होता है तो आपको पता चलता है कि जो शिक्षण विधि आप अपना रहे हैं या जो तरीके आप अपना रहे हैं बच्चों को बताने का, या जो सोर्सेस से आप पढ़ा रहे हैं, जिन साधन से आप बच्चों को सूचना देने का प्रयास करें, सिखाने का प्रयास करें, वो कितने प्रभावी हैं। तो अगर आप मूल्यांकन करते हैं, आप असेसमेंट करते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो प्रभावी हैं, सही से काम कर रही हैं, बच्चे सीख पा रहे हैं। और अगर वो इतनी उपयोगी नहीं है, बच्चों पे उपयुक्त प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर उनकी आवश्यकता अनुसार, जो कि आप असेसमेंट के माध्यम से ही पता कर पाते हैं, असेसमेंट से आपको ये पता चल जाता है कि ठीक है, जो विधि मैं अभी अपना रहा हूँ उसमें मुझे ये थोड़े बहुत बदलाव करने चाहिए, ताकि मैं जो चीज़ें बच्चों को सिखाना चाह रहा हूँ वो बच्चे सही से सीख पाएँ। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जो 3 दिख रहा है वो 4 है। छात्र की प्रगति का पता लगाने के लिए निम्न बिंदु के अंतर्गत आकलन किया जाता है। देखिए, अब आकलन करने के लिए भी हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं वो अभी यहाँ पे देखते हैं कि आकलन करने के समय हम लोग किन बातों को ढूंढते हैं। कि पहला पॉइंट होता है कि छात्र ने क्या सीखा है। जी हाँ दोस्तों, आकलन करने में हम जो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि भाई छात्र ने क्या सीखा। असेसमेंट करना है ना आपको, तो आप ये देखना चाहते हैं कि भाई छात्र ने अभी तक क्या सीखा है। क्या छात्र दैनिक जीवन में नए ज्ञान और कौशलों का उपयोग कर पा रहा है। अर्थात कि जो शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान चीज़ें सिखाई गई थी, असेसमेंट के दौरान क्या चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कि विद्यार्थी ने अभी तक क्या सीखा है, ताकि मूल्यांकन से पहले यानी मेन जो परीक्षा हो रहा है उससे पहले हम लोग क्या असेसमेंट करेंगे कि बच्चे ने क्या सीखा है। क्या छात्र दैनिक जीवन में नए ज्ञान और कौशल का उपयोग कर पा रहा है। क्या छात्र नए ज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं। बात करने का मतलब है कि अगर मान के चलिए आज मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया, या फिर आपके भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया, या फिर गणित के कोई सूत्र जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या छात्र उसके बारे में आपसे बात कर पा रहा है, उसके बारे में, सूत्रों के बारे में आपसे चर्चा कर पा रहा है, क्या राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में आपको बता पा रहा है। अगर बच्चा इन सारी चीज़ों में से कुछ भी कर पा रहा है, मतलब इन सारे पॉइंट्स के आधार पे ही हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, उनका जो है हम लोग आकलन करते हैं कि उसकी अधिगम क्षमता कितनी है, वो किस हद तक चीज़ों को सीख पा रहा है। इसके अलावा जो एक सही और आप बोल सकते हैं ना कि एक जो सही तरीका जो है फीडबैक देने का, वो क्या होता है, छात्रों के ज्ञान के संदर्भ में। मतलब कि हम लोग फीडबैक किस क्षेत्र में दे सकते हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं उनके ज्ञान के संदर्भ, मतलब उनका नॉलेज क्या है, नॉलेज के संदर्भ में हम बच्चे को फीडबैक दे सकते हैं कि भाई आपकी नॉलेज जो है अच्छी है या आपकी नॉलेज थोड़ी कम है, आपको नॉलेज बढ़ाना है, इस तरह का फीडबैक दे सकते हैं। छात्र के प्रदर्शन के संदर्भ में दूसरा हम दे सकते हैं उसके परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई आपकी नॉलेज तो अच्छी है, या जो भी चीज़ें, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा। हो सकता है छात्र को उसको नॉलेज के बारे में नहीं जानना, उसको सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के बारे में जानना है कि मैं कैसा प्रदर्शन कर रहा हूँ, तो प्रदर्शन के बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा इवैल्यूएशन के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से आप जो है माफ़ करिएगा, असेसमेंट के और फीडबैक के माध्यम से आप जो छात्र को उसकी आवश्यकताओं के बारे में बता सकते हैं
कि भाई आपको ये चीज़ें करनी है, आपके अंदर इन चीज़ों की कमी है, इन क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से आप बच्चे को बता सकते हैं, उसकी आवश्यकताओं के बारे में बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका प्रदर्शन, आपकी अधिगम की क्षमता बढ़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आप जो है बता सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के मूल्यांकन में, अब जो हम लोग बात कर रहे थे ना आकलन का महत्व, तो आकलन जो है विभिन्न क्षेत्रों के प्रगति के मूल्यांकन में भी मदद करता है कि हम समझ पाते हैं कि छात्रों की समझ का स्तर ज्ञात करने के लिए, यानी कि छात्रों की जो समझ है, यानी कि जो चीज़ें बताई जा रही है छात्र उसको किस हद तक समझ पा रहे हैं। अधिगम की प्रगति को जानने के लिए छात्रों को जो चीज़ें सिखाई जा रही है उसको सीख रहे हैं तो किस तरह सीख रहे हैं, उसमें विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो लर्निंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ें सिखाई जा रही है बच्चे उससे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। शिक्षक की शिक्षण विधियों के सुधार के लिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि असेसमेंट जो है, आकलन जो है, एक शिक्षक को भी मदद करता है उसके शिक्षण विधियों में आवश्यक बदलाव करने के लिए, या ये पता लगाने के लिए कि कौन सी शिक्षण विधि जो है उसकी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। छात्रों को कक्षा में उचित स्थान निर्धारण करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, ये भी हमें मदद करती है। आप असेसमेंट के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि छात्र जो हमारे क्लास में है, यानी कि जो बच्चे मेरे क्लास में हैं वो किस तरह के, अलग अलग बच्चे होते हैं, हर एक बच्चा एक ही तरह से सीखता नहीं है, हर एक बच्चे के सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं। उसके अलावा क्लास में कुछ बच्चे मेधावी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो आपके मंदबुद्धि भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस तरह के बच्चों का वर्गीकरण करने के लिए, इस तरह के बच्चों का चुनाव करने के लिए भी जो है हमें जो है आकलन बहुत ज़्यादा मदद करता है। असेसमेंट के माध्यम से हम इस तरह से बच्चों को हम पहचान सकते हैं और फिर उनके अनुसार हम अपनी शिक्षण की प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो हमने देखा कि जो आकलन है उसका क्या महत्व है और किस तरह से वो जो हमारी पूरी शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपका आ सकता है यहाँ पे आपके 8 नंबर के क्वेश्चन में और 15 नंबर के क्वेश्चनों में भी। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक अधिगम। लर्निंग में जब तक छात्र को पृष्ठपोषण फीडबैक प्राप्त नहीं होता तब तक यह प्रभावशाली नहीं होता। यानी बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अगर आप सीख रहे हैं कोई चीज़ और उसमें अगर आपको ये ना बताया जाए, आपके बारे में आपको ना बताया, आपकी प्रगति के बारे में, आपकी कमियों के बारे में, आपकी खामियों के बारे में, आपके सबल पक्ष के बारे में अगर आपको परिचित ना कराया जाए, तब तक प्रभावशाली रूप से हम नहीं समझ पाते। आपको लगेगा मैं तो सब सही कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक रूप में जब बाहर से कोई आदमी, एक शिक्षक, एक ट्रेनर, एक कोच आपको बताता है कि नहीं इन चीज़ों में अगर आप और सुधार कर सकते हैं तो आप और बेहतर हो सकते हैं, या ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं, या फिर वो सही नहीं है, या इस विषय का जो ज्ञान है आपको अभी वो कम है, तो इस तरह का जब फीडबैक मिलता है तो हम अपनी चीज़ों में और सुधार करते हैं और बेहतर होते चले जाते हैं। जब वे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जब छात्रों को अधिगम के दौरान सीखने वाले को जब फीडबैक मिलता है, जब वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और क्या उन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली, वे क्या जान चुके, ये सारी चीज़ें हमको मतलब पता चल जाती हैं, तो हम अपनी जो सीखने की प्रक्रिया उस पर और ज़्यादा विकास कर पाते हैं। इस अधिगम की प्रक्रिया में प्राप्त जानकारी एवं ज्ञान को आकलन के द्वारा मापा जाता है। तो अधिगम के द्वारा जो भी चीज़ें सीखे हमने आपको पहले ही बताया को असेसमेंट के द्वारा, आकलन के द्वारा मापते हैं। आकलन मुख्य रूप से 3 रूपों में मापा जाता है। पहला होता है आपका स्वयं का आकलन, सेल्फ असेसमेंट, सहपाठियों का आकलन, सहयोगी समूह, पीयर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट जिनके साथ हम लोग पढ़ते हैं उनके साथ, ट्यूटर असेसमेंट यानी कि टीचर के द्वारा असेसमेंट। ये बहुत ही मतलब एक अच्छा टॉपिक है, इसको समझते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है। देखिए स्वयं आकलन का मतलब है सेल्फ असेसमेंट। जैसे कि हम लोग हैं, अब बड़े हो गए हैं तो हम लोग खुद भी अपना असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा है ना कि मैं इन विषयों में यार अभी मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो ये कैसे पता चला? आपने जब खुद का असेसमेंट किया तो आपको पता चला। तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है जब व्यक्तिगत रूप से हम अपने खुद की जांच करते हैं, खुद का हम लोग आकलन करते हैं कि भाई इस विषय के लिए या इस कार्य के लिए अभी मैं कितना तैयार हूँ, किन मतलब क्या कमी आई है, मेरी चीज़ें हैं, मुझे क्या सीखनी है, वो सारी चीज़ें जब हम लोग असेसमेंट करते हैं अपने बारे में तो वो कहलाता है आपका सेल्फ असेसमेंट। सहपाठी या सहयोगी समूह यानी कि पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि जो आपके साथ वाले, यानी कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके सहपाठी, कई बार आप अपने सहपाठियों से भी अपना आकलन करवाते हैं या वो भी आपके बारे में बताते हैं। तो पीयर असेसमेंट भी जो होता है वो आपको बहुत मदद करता है आपको अपने बारे में समझने में, अपना आकलन करने में। इसके अलावा आपका ट्यूटर, टीचर, ट्रेनर, कोच, माता पिता जो भी होते हैं वो भी आपको आकलन करके बताते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्यूटर असेसमेंट की। तो आपने देखा आकलन जो है 3 रूपों से किया जाता है। आकलन का जो मापन है वो 3 रूपों से किया जाता है। पहला है आपका स्वयं का आकलन, सेल्फ असेसमेंट, सहपाठी यानी कि पीयर असेसमेंट, और ट्यूटर असेसमेंट यानी कि
टीचर के द्वारा असेसमेंट। अब देखते हैं स्वयं आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट क्या है। इस आकलन में छात्र कक्षा अध्यापन के माध्यम से सीखते हैं तथा अपने अधिगम का मूल्यांकन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ असेसमेंट में यह पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जो छात्र स्नातक बीएड छात्राध्यापक हैं वे स्वयं के कार्य के आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखकर स्वयं की कमियों को जानने का प्रयास करते हैं तथा उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ असेसमेंट आप खुद भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा अब सहपाठी या सहयोगी समूह द्वारा, जी हाँ दोस्तों, जो छात्र अपने सहपाठी अन्य छात्रों के अधिगम में पृष्ठ पोषण प्रदान करते हैं वह आकलन सहपाठी यानी कि पीयर असेसमेंट कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम और आप हैं, मैं भी कभी एक छात्र था और आप भी अभी छात्र हैं या आप भी रहे होंगे, तो जब मैं आपका असेसमेंट करूँ या आप मुझे मेरे बारे में बताते हैं, तो जो हम एक दूसरे के बारे में बताते हैं ये पीयर असेसमेंट की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें जो छात्र अपने सहपाठी अन्य छात्रों के अधिगम में फीडबैक प्रदान करता है वह आकलन सहपाठी आकलन यानी कि वह आकलन सहपाठी आकलन जो होता है, यानी कि ये जो आकलन की प्रक्रिया होती है जो सहपाठियों के द्वारा की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं पीयर असेसमेंट यानी कि सहपाठी आकलन कहलाता है वो। ये ध्यान रखिएगा आप, कॉमा वगैरह थोड़ा लगाना रह गया है इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आप समझ गए, सहपाठियों द्वारा जब वो आकलन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहपाठी या सहयोग समूह आकलन। ये स्व आकलन से ज़्यादा विस्तृत होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको अपने आकलन के अलावा दूसरे के आकलन का भी पता चलता है, तो जिससे आपको ज़्यादा सूचनाएं मिलती हैं। बीएड पाठ्यक्रम में प्रायः सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग पाठ योजना के अध्यापन में इस आकलन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो टीचिंग जो कि 36 मिनट की प्रक्रिया होती है या 30 मिनट की प्रक्रिया भी हो गई है, इसके द्वारा आपके टीचिंग के कौशल को सिखाया जाता है, उसको टीचिंग कौशल का आकलन किया जाता है। तो इस तरह से भी जो है चीज़ों को सीखा जाता है। इसमें क्या होता है कि छात्र परस्पर विश्वास एवं सहयोगपूर्ण भावना के साथ इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। माइक्रो टीचिंग के दौरान जो सहपाठी जब एक दूसरे के ऊपर असेसमेंट करते हैं, एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं तथा निष्पक्षता के साथ पृष्ठ पोषण प्रदान यानी कि फीडबैक देते हैं, बिना किसी भेदभाव के सही बात बताते हैं। छात्र जब अपने सहयोगी छात्र को पृष्ठ पोषण प्रदान करते हैं तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे स्वयं शिक्षक की भांति विश्वसनीयता के साथ आकलन का कार्य करें। तो जब जो पीयर असेसमेंट होता है आपका सहपाठियों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, इसमें छात्रों को निर्देशित किया जाता है, बोला जाता है कि भाई आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर जो है आकलन करें, अपने आप को एक शिक्षक समझ लें और जो सामने पढ़ा रहा है आप उसको उसका असेसमेंट करें। आखिरी में हम देखते हैं ट्यूटर असेसमेंट यानी कि टीचर द्वारा असेसमेंट। जब शिक्षण कर्मचारी आकलन करते हैं तो उन्हें ट्यूटर आकलन कहते हैं। इसमें ट्यूटर या शिक्षक छात्र के कार्य पर उसे पृष्ठ पोषण प्रदान करता है यानी कि फीडबैक देता है। तो जब टीचर द्वारा फीडबैक आपको दिया जाता है इसे बोलते हैं हम लोग ट्यूटर असेसमेंट। जो भी आप काम करेगा, टीचर आपको बता रहा है उसके बारे में, चाहे कोच आपको बता रहा है, ट्रेनर बता रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ट्यूटर आकलन। अब देखते हैं आकलन रचनात्मक तथा योगात्मक यानी कि फॉर्मेटिव तथा समेटिक हो सकता है। रचनात्मकता के अंतर्गत छात्रों का पृष्ठ पोषण प्रदान करना एवं छात्रों के अधिक से अधिक सीखने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। तो आप समझ रहे हैं, रचनात्मक क्रिएटिव जो होता है, फॉर्मेटिव यानी कि फॉर्मल होता है, ये फॉर्मल शब्द से बना है। मतलब इसका उद्देश्य आपको छात्रों को अंक देना या उनको आपको पास या फेल करना नहीं, तो बल्कि इसके द्वारा छात्रों को जो है विकसित करना, छात्रों को उनके शैक्षणिक विकास के बारे में, प्रकृति के बारे में उसको सूचित करना, उनको बताना होता है। तथा योगात्मक आकलन में आलोचनात्मक ढंग से छात्रों की उपलब्धि पर निर्णय प्रदान करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रदत्त कार्य जिसमें छात्र को विस्तृत टिप्पणी के साथ वापस किया जाता है, यानी कि जैसे होमवर्क दिया गया तो अब उसके बाद टीचर उसमें कमेंट लिख के देता है ना, इस योगात्मक आकलन में श्रेणी तथा अंकों का बंटवारा शामिल होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर्मेटिव आपका फॉर्मल तरीका होता है, बोला जाता है ना कि भाई महेश या सुरेश देखिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस विषय में थोड़ा और ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आपकी कॉपी में लिख दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका विस्तृत यानी कि योगात्मक आकलन हो जाता है वो। यानी कि आपको जब अंक भी दिए जाएं, आपकी श्रेणी भी बांट दी जाए, तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी क्या होती हैं, योगात्मक आकलन। तो शिक्षक द्वारा दोनों तरीके से आकलन किया जाता है, फॉर्मेटिव यानी कि आपका इसको बोल सकते हैं हम लोग रचनात्मक आकलन, और दूसरा होता है समेटिव यानी कि योगात्मक आकलन। इसकी सहायता से शिक्षक छात्र की प्रगति के बारे में निर्णय ले सकता है। अब हम लोग समझ गए कि आकलन का क्या महत्व है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, मापन का आशय। तो मिलते हैं अगले